नमस्ते, हे राम टू जय श्री राम में आपका स्वागत है। मैं अब ये एक तरह से कार्यक्रम का नाम ही हो गया हे राम टू जय श्री राम, क्योंकि ये मैं आज चौथा चैप्टर आपके साथ कर रहा हूँ। किताब में टोटल 20 चैप्टर हैं, तो इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 4 जो है वो है जय जवान जय किसान, द वॉर ऑफ 1965 एंड लाल बहादुर शास्त्री डिमाइस। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जो कालखंड है उसको कवर किया है। एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही एफिशिएंट, कद्दावर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जिनके पास बहुत थी, इस तरह के नेता थे जो संभव हिस्ट्री में उस तरह से बहुत रिवील नहीं होता है। हम उनको जानते हैं कि कैसे हमने 1965 में पाकिस्तान को हराया इत्यादि इत्यादि। क्योंकि शास्त्री जी ने अपना करियर जो था, पहले जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने, लेकिन फिर यहाँ से उनको पहले जनरल इलेक्शन से पहले ही नेहरू जी उनको लेके चले गए थे सेंटर में। और जिस समय नेहरू की डेथ होती है उस समय मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रहते हैं। एक दो चीज़ें इसलिए समझने वाली, इसलिए ज़रूरी हैं कि शास्त्री जी ने ना केवल 1952 का बल्कि 1957, 1962 ये 3 इलेक्शन उन्होंने सुपरवाइज भी किए थे। उनका रोल भी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में था। और 1952 का जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी थे और नेहरू प्रेसिडेंट थे। तो उनका एक आम कांग्रेस जन से, आम से ज़्यादा जो एमपी एमएलए ये सब जो लोग हो रहे थे उनसे उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता था, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और इलेक्शन मैनेजमेंट के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो थे। नेहरू की डेथ हो जाती है और उसके बाद एकदम से लगता है कि भाई नेहरू के बाद कौन, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि नेहरू ने उस जब देश की आज़ादी के बाद और आज़ादी मिल गई और फिर सरकार बन गई तो नेहरू की एक बहुत टावरिंग फिगर थी। अब उस समय 4 नाम बेसिकली शुरू में सर्कुलेशन में आए। एक नाम जेपी का आया, एक नाम इंदिरा गांधी का आया, मोरारजी देसाई का आया और लाल बहादुर शास्त्री का आया। जेपी का नाम कुछ दिन चला, लेकिन उसके बाद वो इसलिए उस पर बातचीत बंद हो गई क्योंकि जेपी ने अपने को एक्टिव पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लिया था। तो जेपी का नाम इससे ज़्यादा नहीं चला। इंदिरा गांधी का नाम भी बहुत नहीं चला, क्योंकि जब तक नेहरू जी जिंदा थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को कहीं कोई मंत्री नहीं बनाया था। तो ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा नहीं। और ऐसा भी एक कहा जाता है, और ये कोई इसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि मामला शास्त्री जी और मोरारजी देसाई के बीच में था कि कौन बने। तो उस समय इंदिरा गांधी 1959 में जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो उनको प्रपोज किया था शास्त्री जी ने, जो नाम प्रपोज करते हैं शास्त्री ने था। तो ऐसा भी माना जाता है कि कहीं पे इंदिरा गांधी को ये लगता था कि नहीं, समन हो जिसने मेरा साथ दिया है, समन हु हैज प्रपोज मी, आई शुड नॉट कॉम्पीट विथ हिम। तो शायद एक कारण ये भी था कि उस समय इंदिरा गांधी ने, जैसे कहते हैं, शी हैज़ नॉट थ्रोन हर हैट ऑल्सो इन द रिंग। तो अब जब फाइनल ये हो गया कि नहीं भाई, ये तो मोरारजी देसाई और शास्त्री जी के बीच में, तो मोरारजी देसाई ने धीरे से उसको अपने को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि जानते थे कि जब अगर वोट की दृष्टि से कांग्रेस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर इसको चुनेंगे तो उसमें मोरारजी देसाई का बहुत स्कोप नहीं था। मैंने इसमें कहीं बात कामराज प्लान की भी की है, वो भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कामराज प्लान के बारे में नई जनरेशन ने शायद कम सुना हो, लेकिन एक समय कामराज प्लान था। उस प्लान में ये था बेसिकली, क्योंकि 62 की वॉर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का आम जन से कनेक्ट ख़त्म हो गया है। तो कामराज इस प्लान के साथ आए कि जो मंत्री, बड़े कद्दावर मंत्री हैं, उन लोगों को मंत्री पद छोड़ के उनको ऑर्गेनाइजेशन में आ जाना चाहिए और उस तरह का। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से इस्तीफ़ा दिलवाया, वो खुद भी इस्तीफ़ा दिए। और उसमें एक इंटरेस्टिंग है कि जब नेहरू ने भी पेशकश की कि भाई मैं प्रेसिडेंट और मैं प्राइम मिनिस्टर दोनों, तब उनको कैसे रोका और क्या क्या हुआ, वो सब इसमें आपको मिलेगा। शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो एक चीज़ जो आज, चूँकि वो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक से, इट इज़ एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक से याद है कि शास्त्री जी के कहने पे, और सोचिए प्राइम मिनिस्टर की एक कॉल पे पूरे देश ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया था।
और वो मंडे का शायद मंडे इवनिंग होती थी जब सारे रेस्टोरेंट बंद होते थे, और ये वॉलंटरली था। आज की तरह नहीं था कि आज तो आपको एक तरह से हुक्म दे दिया जाता है, लेकिन उस समय प्योरली ये था कि भाई देश की ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल दी है, और घर में खाने नहीं बनते थे, बाहर तो छोड़ दिए, घर में खाना नहीं बनता था। ये माना जाता था नहीं, देश के लिए हम सब लोगों को कम से कम एक टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्री जी का एक और पक्ष है जो मतलब कम लोगों, क्योंकि शास्त्री जी को नेहरू के बाद शास्त्री आ रहे थे, तो इतने बड़े के उनका कंपैरिजन होता था, तो उनके छोटा सा उनका 18-19 महीने का जो भी कार्यकाल था, 3 नो कॉन्फिडेंस मोशन शास्त्री ने झेले थे, 3 नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने इस चैप्टर में एक और व्यक्ति का जिक्र किया है और मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। वो नाम है वाई.बी. चवन का। वाई.बी. चवन जब 62 की वॉर हो गई, मेनन के बाद मतलब इंटरिम तौर पे कुछ दिनों के लिए नेहरू डिफेंस मिनिस्टर रहे, और फिर वाई.बी. चवन एज अ फुल फ्लेज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हुए। उनका एक अहम रोल है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में, मेरी शायद जो दूसरी किताब आप देखिए कब तक आती है, उसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। वो बेसिकली वॉर्स के ऊपर है, इंडियन वॉर्स के ऊपर। वाई.बी. चवन का फिर मई से 1964 की यूएस विजिट, देखिए कुछ चीज़ें मतलब नियति की होती हैं जो डिसाइड करते हैं। मई अगर नेहरू जी की डेथ नहीं होती तो आज हिंदुस्तान शायद यूएस के ज़्यादा करीब उसी समय हो गया होता। लेकिन मई 1964 में यूएस विजिट होती है। वहाँ पे रॉबर्ट मैकनमारा से ये मिलते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय रहते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी रहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, जो भी, वो किताब में मिल जाएगा। और वहाँ से वाई.बी. चवन और उनकी थोड़ी दोस्ती होती है, जो बाद में जब वो वर्ल्ड बैंक के वो होते हैं, हेड होते हैं, तब वो दोस्ती बहुत काम आई थी कई सालों बाद। नेहरू की डेथ को भी उसमें मैंने उसको कवर किया है, और कवर वो यूएस के पर्सपेक्टिव से किया है। वाई.बी. चवन यूएस में हैं। प्रेसिडेंट जॉनसन से 28 मई को उनका मिलना निश्चित हुआ है कि उस दिन मिलेंगे, और बहुत सी चीज़ें जो ये घूम रहे थे, जब यहाँ से गए हैं वाई.बी. चवन तो पूरा डेलीगेशन गया है। डिफेंस सेक्रेटरी गए हैं, मतलब नंबर 2 ऑफ आर्मी, नंबर 2 ऑफ एयरफोर्स, नंबर 2 ऑफ नेवी, ये सारे लोग गए हैं वहाँ, और डिफेंस प्रोडक्शन के लोग गए हैं कि एक मतलब बड़ी शॉपिंग लिस्ट लेके गए हैं, और एक साइन करने गए हैं कि अब यूएस से हम लोग क्या क्या आने वाले समय में अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या करेंगे। प्रेसिडेंट जॉनसन से इनकी मीटिंग फिक्स है 28 मई को। ये यूएस के अलग अलग डिफेंस उसमें घूम रहा है, वहीं पे खबर आती है कि इनका डेथ हो गई। और फिर किस तरह से ये वहाँ से वापस आते हैं, और उनको स्वतः बिना, इन्होंने नहीं कहा है क्योंकि वो फ्लाइट चेंज कर करके काफ़ी इंटीरियर में रहते हैं, फिर उनको वाशिंगटन आना होता है। वहाँ से इनको रास्ते में पता लगता है वाशिंगटन में कि नहीं, प्रेसिडेंट की जो अपनी फ्लीट है, प्रेसिडेंट का जो जहाज़ है, वो प्रेसिडेंट जॉनसन ने दिया है कि नहीं, यू टेक दिस। और वहाँ से ये यूएस प्रेसिडेंट की फ्लीट में, मतलब उनका जहाज़ जो इनको मिला रहता है, और फिर कैसे इनको लोग आते हैं, कैसे डिफेंस सेक्रेटरी यूएस इनके साथ आते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो भी इंटरेस्टिंग है। कैसे जब ये हिंदुस्तान पहुंच रहे होते हैं, और ये था कि नहीं लेट हो जाएंगे, नेहरू के जो शव यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एयर स्पेस की बात थी। पाकिस्तान के ऊपर से मतलब हमारे इंडिया के ऊपर से पाकिस्तान के जहाज़ नहीं जाते थे, हमारे जहाज़ पाकिस्तान की एयर स्पेस हम लोगों का एक दूसरे के लिए खुला नहीं था। उस समय जो पाकिस्तान के वो अयूब साहब रहते हैं, जनरल अयूब जो हैं, वो एयर स्पेस खोलते हैं इनके लिए कि नहीं आप पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करिए। अगर वो नहीं करते तो ये घूम के आते और 2-3 घंटे लेट होते। छोटे छोटे इस तरह के इंसिडेंट हैं जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं। वाई.बी. चवन का मैंने वो भी बताया कैसे उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो OTS बोलते हैं, चेन्नई और पूना दोनों जगह था उस समय। पूना वाला बाद में बंद हो गया था। और एक चीज़ आपको और इसमें मतलब मैंने लिखा है, कंपल्सरी लाइबिलिटी स्कीम एक थी, जिसमें कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सेक्टर के लोग भी OTS चेन्नई और पूना में जाके उनको भी एक तरह से कंपल्सरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी फौज की। बाद में वो 68 में शायद बंद कर दिया गया। फिर रन ऑफ कच्छ की बात होती है। रन ऑफ कच्छ में अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ये सब शुरू करता है। पाकिस्तान अपना करता है, कुछ कब्जा करता है हमारा
रन ऑफ कच्छ में कुछ हमारी पोस्ट करता है, फिर उसमें एक दूसरे से खींचतान होती है, फिर कैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन उसमें बीच में मीडिएट करते हैं, और कैसे हमारा सीज फायर एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान साइन होता है 30 जून 1965 को। एक अभी मेन वॉर नहीं हुई है जिसको हम लोग कहते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात हम लोग करते हैं। फिर एक और इंसिडेंट है जो मैंने इसको काफ़ी डिटेल में किया, क्योंकि वो हिस्ट्री के ये सब वो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैं जिन्होंने देश की हिस्ट्री को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। उसमें एक हजरत बल का इंसिडेंट है। ये दिसंबर 1963 है, जब अभी नेहरू प्राइम मिनिस्टर हैं, जब जिंदा उस समय से है, और ये शास्त्री जी चूँकि इसके इम्पोर्टेंट किरदार निभाया इसलिए इसको लिया है इसमें। हजरत बल में शेख साहब जो मोहम्मद साहब है, उनका एक बाल होली रेलिक जिसको बोलते हैं, वो एक वहाँ रखा हुआ है, और वही उसी के दर्शन करते हैं लोग, उसी से वो अभी भी है वहाँ। वो पता लगता है 26 दिसंबर 1963 को कि वो गायब है वहाँ से। अब वो मतलब पूरा हंगामा हो जाता है कि ये क्या है। एक आवामी एक्शन कमेटी फॉर्म हो जाती है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा मतलब भाई पूरा देश हिल जाता है, क्योंकि बड़ी बात थी। सीबीआई के चीफ दिल्ली से भेजे जाते हैं कि भाई इसको सॉर्ट आउट करो, ये सब करो। फिर उधर मतलब सिर्फ देश में ही नहीं गर्म होता है, उधर भुट्टो अपना पाकिस्तान में लगे हुए हैं, वो कराची में नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने यहाँ, और माफ़ कीजिएगा, नो कॉन्फिडेंस नहीं, मोशन अगेंस्ट दिस, और ये क्या हो गया, कराची में स्टेटमेंट, ब्लैक डे और ये सब शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी को भेजा जाता है कश्मीर को, भैया इसको ठीक करो जाके। लेकिन वो फिर 4 जनवरी या 3 जनवरी को वो होता है, मिल गई, वो मिल गई। अब नया शुरू होता है। अब ये होता है कि ये असली है कि नहीं है, ये कैसे सॉर्ट आउट हो। अब वो एक लंबा वो चलता रहता है। फिर शास्त्री जी भेजे जाते हैं फरवरी 1964 में कि भाई ये सॉर्ट आउट करके आए, और वो शास्त्री जी की उस समय नेगोशिएटिंग स्किल थी। वो वहाँ जाते हैं, बैठते हैं उन लोगों के साथ, विच इज़ तो आप समझ सकते हैं कितना सेंसिटिव मामला रहा होगा। उन लोगों के साथ बैठते हैं, उनको समझाते हैं, और फिर एक 17 मेंबर एक्शन कमेटी फॉर्म होती है, जो 3-4 दिन के नेगोशिएशन के बाद तय होता है कि भाई ये 17 मेंबर एक्शन कमेटी होगी। और फिर वो उसका दीदार करने के बाद वो कहती है कि ये मुकद्दस यही है, यही असली है, और फिर इट वॉज सेटल। शास्त्री का एक बहुत बड़ा उसमें रोल रहता है इसको सेटल करने में। फिर उसके बाद एक और होता है कि कौन इसमें कल्प्रिट है, वो एक अलग कहानी है, आपको वो भी डिटेल मिलेंगे कि कौन उसके पीछे था, कैसे किसको पकड़ा गया, क्या क्या किया गया। फिर बात होती है ऑपरेशन जो ग्रैंड स्लैम की। पाकिस्तान का जो हमारे ऊपर बॉर्डर क्रॉस करने की बात है, वो 1 सितंबर 1965 को है। उससे पहले लेकिन अगस्त के लास्ट वीक में, क्योंकि बॉर्डर पे एक दूसरे के ऊपर कश्मकश चालू हो गई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाजी पीर पास, जिसको हाजी पीर का दर्रा हिंदी में बोलते थे, हाजी पीर पास। उसको हम लोग अगस्त के लास्ट वीक पे हम लोग कैप्चर करते हैं। वन ऑफ माई कजन्स कर्नल VPS चौहान, वो अभी US में इस समय है, ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ऑपरेशन। वो मेरी जो वॉर वाली किताब है उसमें वो डिटेल में आएगा, कैसे इंडियन एयरफोर्स के नेट जो थे वो खिलौने थे, उनके सामने मतलब उन्होंने साइबर जेट जो US का बिल्कुल उस समय का लेटेस्ट फाइटर प्लेन था, उसको कैसे उसके दांत खट्टे किए, कैसे कीलर ब्रदर्स ने उसको मारा, वो वाला वो है। फिर एक और इंसिडेंट है जो समहाउ जब आप इस वॉर की बात करते हैं तो वो इतिहास के पन्नों में कहीं दब जाता है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता, जो एक मतलब उस कोई फौज से नहीं था, वो एक अपने जहाज़ से आ रहे थे, और कैसे उनके जहाज़ को पाकिस्तानी प्लेन मतलब पाकिस्तानी की तरफ से उसको मार गिराया जाता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। बलवंत राय मेहता वो वाला है। फिर मैंने बात की है जिसको मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है। मास्टर स्ट्रोक ये था कि पाकिस्तान ने ये सब जो हम लोगों के ऊपर हमला किया था वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया था। कश्मीर में जो हमारा और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, लेकिन पंजाब और राजस्थान में ये बॉर्डर्स हैं, क्योंकि वहाँ डिफाइंड है कि ये हमारा है वो आपका है। तो पंजाब और राजस्थान में किस तरह से शास्त्री जी वॉर को जिसको कहते हैं ना एस्केलेट करते हैं। पाकिस्तान ने जब वॉर उसने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे, क्योंकि उनका ये था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है भाई, इस पर डिस्प्यूटेड है, ये मेरी है, मैं यहाँ तक हूँ वहाँ तक हूँ। लेकिन नहीं,
शास्त्री उस वॉर को एस्केलेट कर देते हैं कि तुम अगर ये कर रहे हो तो ठीक है। वो जब एस्केलेट करते हैं तो वो पंजाब और राजस्थान में भी वॉर पहुंच जाती है, और फिर वो कैसे लाहौर के ऊपर, लाहौर से इछगिल नहर पार करते हैं। लाहौर को बस मतलब 1-2-3 घंटे के उस पर था कि हम लाहौर पे कब्ज़ा कर सकते थे। किस तरह से अब्दुल हमीद की शहादत और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की शहादत, जो परमवीर चक्र इन दोनों लोगों को बाद में मिला, उसकी बात करते हैं। और एक चीज़ और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान 6 सितंबर को एवरी ईयर अपना नेशनल डिफेंस डे मनाता है। 1 सितंबर को ऑपरेशन जिब्राल्टर है, लेकिन वो बनाता है 6 सितंबर को, क्योंकि ऑफिशियली वो ये स्टैंड लिया है कि 6 सितंबर को हिंदुस्तानी फौजों ने बॉर्डर्स क्रॉस किए थे। वो जो जैसा मैंने बताया लाहौर वाली बात। फिर कैसे यूएन का रेजोल्यूशन आता है 22 सितंबर 1965 में, और वॉर 23 सितंबर 1965 को रुक जाती है। फिर उसके कितना कब्जा किसने किया है, हिंदुस्तान के कितने लोग हताहत, तो ये सब डिटेल आपको मिलता रहेगा। एक और मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बात कही है जो आज की उसमें इंपॉर्टेंट है। 1-2 इंसिडेंट ऐसे हैं जो कहीं फिर से हिस्ट्री में दफन हो गए हैं। उसमें एक नाम है मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक। ये पाकिस्तान के जनरल थे, और इन्होंने पूरा प्लान किया था कि कैसे ये कश्मीर को ले लेंगे और कैसे ये जम्मू तक पहुंचेंगे, और कैसे, वो एक पूरा डिटेल था। वो ऑपरेशन बिल्कुल में करीब कामयाब हो गए थे। अब कुछ घंटों की बात थी, लेकिन अब आप सोचिए जो रिलीजन पे जो देश चलता है उसकी क्या गत होती है। ये अहमदिया मुसलमान थे। पाकिस्तान के उस समय के जो शासक थे उनको लगा कि भाई ये अहमदिया अगर कहीं से ये हो गया तब तो सारा ये वॉर हीरो हो जाएगा कि हिंदुस्तान का कश्मीर हम अहमदिया ने कब्जा कर। तो लास्ट अब ये मतलब फौज कूच कर रही है। उस समय यहिया खान जो सुन्नी मुसलमान थे उनको भेजा गया कि नहीं आप इनसे टेक ओवर कर लीजिए। तो उसे मेजर जनरल थे यहिया खान। अब वॉर के बीच में ऑन द मूव यहिया खान जनरल मलिक से टेक ओवर करते हैं, और वो जो समय मिल जाता है वो इंडियन फौजों के लिए बहुत पर्याप्त था। हम लोग अपना डिफेंस मजबूत करते हैं, और वो पाकिस्तान की कोशिश कामयाब रहती है, जो करीब अगर जनरल मलिक होते तो शायद कामयाब हो ही गई होती। फिर वॉर ख़त्म होती है। कैसे शास्त्री वापस आते हैं, कैसे इलाहाबाद के पास एक जगह है वहाँ पे वो जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। ये सारी बातें मैंने इसमें डिटेल में कही हैं। 1-2 चीज़ें और मैं इसमें बता दूं कि मैंने इसको भी कवर किया है कि इंदिरा गांधी का थोड़ा मतलब दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर, शास्त्री जी इंदिरा गांधी। तो ये डिसाइड हुआ था कि इंदिरा गांधी ब्रिटेन में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर होकर शिफ्ट हो जाएंगे। और इस बीच ताशकंद की बात आ जाती है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर कोसिगन होते हैं रूस के, वो थर्ड पार्टी वो कहते हैं हम मीडिएट कर देंगे। हिंदुस्तान पहली और आखिरी बार थर्ड पार्टी मीडिएशन अपने इन मामलों में करता है। और एक कभी ये लगता है ना कि वहाँ रशा क्यों गया। उसका एक बड़ा कारण ये रहता है कि तब तक जो पाकिस्तान सेंटो और सीएटो अमेरिकन लेड जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको उसमें ऑलरेडी उसकी सदस्यता ले चलता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसमें अमेरिका का दबदबा है। तो इंडिया को समय लगा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ जा रहा है तो नेचुरली उनके नेचुरल एलाई जो थे वो रूस हो जाते हैं। और वहाँ से फिर आपको कहानी ताशकंद में कैसे होता है, और शास्त्री जी वहाँ ताशकंद पैक्ट साइन करते हैं। जो भी ग्राउंड पे जो बैटलफील्ड में कहा जाता है व्हाट एवर वाज गेन्ड ऑन द बैटलफील्ड वाज लॉस्ट ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, वो धक्का लगता है और वो डेथ की होती है। लेकिन शास्त्री को हरदम 1965 वॉर के बारे में याद रखा जाता है, लेकिन एक मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं, उन्होंने इस देश को जो फूड में थे, हमारे पास खाने की दिक्कत थी, सेल्फ सफिशिएंट ऑन फूड की जो बुनियाद उन्होंने रखी थी। उसके बाद वो हरित क्रांति आती है, इंदिरा गांधी करती है, लेकिन बुनियाद उन्होंने रखी थी कि हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट, हम अपने खाने के लिए हमें किसी के सामने अपना, जिसको कहते हैं ना, कटोरा नहीं आगे बढ़ाना पड़ा। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इसका आसक नहीं है कि हु वन दी वॉर। ये पाकिस्तान में उन लोगों का वो कहना है कि वो दे हैव वन दी वॉर, हम लोग तो भाई वो है।
इसके 2-3 चीज़ें मैंने कही हैं कि हु स्टार्टेड द वॉर, हु स्टार्टेड द वॉर, फिर ये व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉसिंग द बॉर्डर, वॉज द ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, क्योंकि पाकिस्तान स्टार्टेड द वॉर, उनका एक ऑब्जेक्टिव था, उनका था कि कश्मीर को और कैसे वो करें, वो अचीव नहीं हुआ। हम तो डिफेंड कर रहे थे, हिंदुस्तान ने हरदम डिफेंड किया, वो एग्रेसर नहीं रहा है कभी भी। ये बातें भी इस में कही हैं। आपको जब इसको करेंगे तो नए पर्सपेक्टिव को, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ, ये मेरे विचार हैं, आप भी पढ़िए, आप इसको पढ़िए तो आपको हो सकता है कि 4 किताबें और पढ़ने का मन हो, आपको लगे कि नहीं मैं इसमें और जानना चाहता हूँ, मुझसे सहमत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को जानिए, हिस्ट्री को जानिए कि जनरल मलिक अगर नहीं होते तो क्या होता, हिस्ट्री को जानिए कि शास्त्री जी का जो जय जवान जय किसान और जो एक दिन का खाना छोड़ने का था वो कितना अहम था, ये ज़रूरी है। अगले हफ्ते चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।